दिल्ली के टिकरी बॉर्डर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 36 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। 2:30 बजे रात में बताया गया कि ये प्लास्टिक का गोदाम, यहां पर आग लगी। 8 अब बज गए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। 36 गाड़ियां यहां पर हालांकि दमकल की मौजूद हैं, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। वजह क्या रही आग लगने की, यह भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए प्राथमिकता यहाँ यही है कि आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। इसीलिए 36 गाड़ियां वहां पर दमकल विभाग की लगी हुई हैं। कोशिश पूरी तरीके से है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक का गोदाम था, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से भड़की है और ऐसे में जब पानी अगर पड़ रहा है तो उसके बाद भी दिक्कतें बढ़ ही रही हैं। तो अब एक बड़ी चुनौती यहाँ दमकल विभाग के लिए है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, वजह नहीं साफ हुई अभी तक? देखिए, वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है अर्पिता, क्योंकि जो ये एरिया है ये खुले एरिया में पूरा एरिया है जो पीवीसी मार्केट का है और यहाँ पर रॉ मटेरियल और पूरा पुराना जो कबाड़ है वो सब रखा हुआ था और इसकी वजह से, और ये दमकल का कहना है कि एरिया काफी बड़ा है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हुआ है, जिसकी वजह से हर जगह पर फायर की गाड़ियों को लगाने के लिए दिक्कत आ रही है। और दमकल की 36 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आग बुझाने में लगातार काम कर रही हैं। लगभग रात को 2:30 बजे से ये आग शुरू हुई थी और उसके बाद क्योंकि हवा भी हल्की हल्की चल रही है और जिसकी वजह से लगातार आग फैलती जा रही है। लेकिन दमकल का कहना है कि जो आसपास का एरिया है वो खाली कराया गया है ताकि और जगह पर ये आग ना पकड़ी जाए, और साथ ही जो ये खुला एरिया है और जिस जगह पर ये माल पूरा रखा हुआ था पीवीसी का, इस पूरे एरिया को जो है चारों तरफ से दमकल की गाड़ियों से पानी मारा जा रहा है ताकि उस पर पानी फेंकने की वजह से जल्द से जल्द बुझाया जाए। लेकिन अभी कुछ समय और लगेगा, दमकल का कहना है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कंस्ट्रक्शन के कुछ अटके हुए काम शुरू करवा दिए गए, लेकिन काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। और निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भरोसा पैदा करने के लिए शुरुआत सरकारी प्रोजेक्ट से की गई। नोएडा के सेक्टर 71 के अंडरपास का काम शुरू कराया गया। काम शुरू कराने के लिए सरकारी अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े सभी मजदूर चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर काम करते दिखे। 3 हमारे काम चालू हुए हैं, जिसमें से मुख्य कार्य तो यह है कि जो अंडरपास है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 71-72 के चौराहा के काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है और उसको हम तुरंत काम करना चाहेंगे। कुछ निजी प्रोजेक्ट भी शुरू हुए। इनमें सेक्टर 94 में बन रहा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल है। यहाँ भी मजदूर एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर खड़े दिखाई दिए। काम शुरू कराने से पहले कंपनियों के अधिकारियों ने मजदूरों से एहतियात बरतने की अपील की। वहाँ पे आपको साबुन, लिक्विड साबुन रखा हुआ है, पानी है, कम से कम 40 सेकंड तक आप हाथ धोइएगा। जल्दी कोई नहीं है, ये बीमारी है ना, किसी को टाइम नहीं देती, इसलिए आपके पास पूरा टाइम है। नोएडा यूपी के रेड जोन वाले जिले गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है, इसलिए अभी केवल उन जगहों पर काम शुरू कराए जा रहे हैं जो सील हुए इलाकों से दूर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। सुशील मोदी के बयान पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के बयान को सही ठहराया। सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट बिल्कुल सही है कि राजद और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 50 लाख रुपए राहत कोष में जमा करने के लिए इनिशिएटिव लिया, तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र जी किस तरीके से बिलबिला रहे थे। कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने तो पत्र लिखकर वापस लेने की मांग कर दी। सुशील मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस ने उन्हें लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी। दस्तावेजी प्रमाण है कि हमने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर उप मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर इतना बड़ा झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूं सुशील मोदी को तत्काल कांग्रेस के विधायकों से या तो माफी मांगनी चाहिए या उन्हें यह साबित करना चाहिए। यूपी में लॉकडाउन में छूट के बाद एक ही दिन में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। लखनऊ शराब एसोसिएशन के सचिव कन्हैया मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन में छूट के बाद पूरे राज्य में एक दिन के अंदर 225 करोड़ रुपए की शराब बिक गई और अकेले लखनऊ में करीब 6 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। बताया गया कि लखनऊ में एक दिन में करीब 3 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई, जिसमें करीब 2 करोड़ की देसी शराब और करीब 5 करोड़ की अंग्रेजी शराब बिकी। बताया गया कि 2015 में लखनऊ में एक दिन के अंदर करीब 7 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी।
शराब की दुकानों पर भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देख बीएमसी ने आज से मुंबई में शराब की दुकानों को नहीं खोलने का फैसला किया। बीएमसी ने मुंबई में गैर जरूरी सामान और शराब की दुकानों को बंद रखने के फैसला किए और जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। मुंबई में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं, लेकिन 2 दिनों से वहां शराब की दुकानें खोली जा रही थी। हालांकि 2 दिन में भीड़ जुटने की वजह से शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से केरल के मलप्पुरम में फंसे सर्कस के कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कलाकार मार्च में मलप्पुरम में शो करने गए थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन लागू हो गया और जंबो सर्कस के करीब 100 कलाकार वहीं फंस गए। शो भी बंद होने से कलाकारों पर दोहरी मार पड़ी और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। सर्कस के जिस पंडाल में कलाकार करतब किया करते थे, वहां वो एक कोने में तंबुओं में गुजारा करते दिखे। कलाकारों ने बताया उनके पास खाने का सामान नहीं है। प्रशासन और आसपास के लोग ही उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। और तो और उनके साथ सर्कस के जानवर भी हैं, जिनका पेट भरना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मार्च 10 तारीख से बंद है, उसके बाद चालू कब होगा हमें भी पता नहीं। वक्त काटने के लिए कुछ कलाकार लूडो खेलते नजर आए, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया और कलाकार एक दूसरे के पास पास बैठकर बातें करते दिखे। सर्कस के इन कलाकारों में अफ्रीकी देशों के कुछ नागरिक भी शामिल हैं। डेविड वॉर्नर का परिवार के साथ मस्ती करने का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वॉर्नर का घर में अपने परिवार के साथ मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए म्यांमार सरकार को 2 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयां और कई मेडिकल उपकरण दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रेलवे की तरफ से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों से किराया वसूलने का विरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार कदम उठा रही है, इसलिए इस मामले में अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद हांगकांग सरकार ने शुक्रवार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला लिया। इसके बाद वहां रेस्टोरेंट में 4 की जगह 8 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र की तरफ से रियायत मिलने के बाद देश के कई इलाकों में फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी चिप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री खुल गई। हालांकि नियम के तहत सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाने की इजाजत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए कर्मचारी एक दूसरे से जरूरी फासला रखते हुए फैक्ट्री में काम करते नजर आए। 1 महीने बाद काम पर लौटने पर कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। आज हमारी कंपनी को 33% की अनुमति मिली है कि कंपनी चलाने की, तो सर आज अच्छा महसूस हो रहा है। कर्मचारियों के फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले भी जरूरी सावधानी बरती गई। सभी कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाकर फैक्ट्री पहुंचे, जहां बारी बारी से उनका तापमान मापा गया और इस काम में लगा फैक्ट्री का एक गार्ड सुरक्षा के लिए बाकायदा PPE किट पहना नजर आया। इसके बाद कर्मचारियों पर सैनिटाइजर का स्प्रे भी किया गया। उनको रहने की व्यवस्था भी की, यहाँ पे कमरे लेके हमने उनको रखा है वहाँ पर। फैक्ट्री के अंदर भी कर्मचारी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर काम करते नजर आए। राजस्थान के जोधपुर में तंबाकू नहीं देने पर एक लड़के को दांतों से काटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने खुद ये बात मानी कि उन्होंने तंबाकू नहीं देने पर एक लड़के को दांतों से काट लिया। इसके बाद जब वहां चीख पुकार मची तो पुलिस भी पहुंच गई और आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। राजस्थान में कोरोना के खतरे की वजह से पान, तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को गहलोत सरकार ने बंद रखने का ही फैसला किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फिल्म स्टार वॉर्स की वेशभूषा में लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की गई। वहां कोरोना वायरस के अब तक 10,000 मामले सामने आ चुके हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह रही कि लोगों से घरों में रहने की अपील करने के लिए प्रशासन ने ये अनोखा तरीका अपनाया। कुछ लोगों को स्टार वॉर्स के किरदारों की तरह तैयार किया गया ताकि वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से अपील कर सकें। इसके बाद ये लोग कहीं पैदल तो कहीं नाव पर चढ़कर लोगों को अपना संदेश देते दिखाई दिए। कई जगहों पर तो वो जरूरी सामान पहुंचाते भी नजर आए। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत पहली बार में 1000 लोगों को लाया जाना है। मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना के जहाज रवाना भी हो गए हैं। वहीं मालदीव में भारतीय मिशन उन भारतीयों की सूची तैयार कर रहा है जो नौसेना के जहाजों से भारत वापस आना चाहते हैं। नौसेना के इन जहाजों पर जांच और दूसरी मेडिकल सुविधाओं के भी इंतजाम किए गए। मालदीव से भारतीयों को लेकर ये जहाज कोच्चि आएंगे। गुजरात के सूरत में स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों ने रेल टिकट के किराए से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार ये कह चुकी है मजदूरों को उनके गांव भेजने का जिम्मा केंद्र और राज्य सरकारों का है। और यह भी साफ कर चुकी है कि टिकट का 85% किराया केंद्र सरकार देगी, जबकि 15% किराया राज्य सरकारों को देना होगा। लेकिन सूरत रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर अपने गांव लौटने के लिए पहुंचे, उनमें कुछ ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट की कीमत से ज्यादा पैसे वसूले गए। 810 टिकट आपसे 810 रुपए 810 टिकट कितने की है? 710 100 रुपए ज्यादा लिया। रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों में बिठाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया, लेकिन टिकट की तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाने पर कई मजदूरों ने नाराजगी जताई। ट्रेनों की टिकट का दाम 710 से लेकर 725 रुपए है, मगर श्रमिक लोग जो अपने वतन के लिए निकले हैं उनको कहीं ना कहीं ये टिकट 800 से लेकर 900 रुपए तक चुकाना पड़ा है। हरभजन सिंह ने आर अश्विन को सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर बताया। हरभजन सिंह ने आर अश्विन की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर बताया। साथ ही उम्मीद जताई कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं। जोधपुर में घूंघट में कुछ महिलाएं भी शराब की दुकान के बाहर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य सर्वे करवाने का फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लोगों से जानकारी नहीं छिपाने की अपील की गई। मेरे कर्मचारी आपके घर तक आएंगे और घर पर आकर आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से हिमाचल के नाहन पहुंचे लोगों की प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन लागू होने की वजह से चंडीगढ़ में ही फंस गए थे, जिनको वापस लाने के लिए हिमाचल सरकार ने बसें भेजी और लोगों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य की सीमा पर ही डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी। सभी यात्रियों का तापमान मापने के बाद ही उन्हें आगे भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि लौटने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और जिसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसे ही घर जाने दिया जाएगा। आज शाम को या कल शाम तक सभी की टेस्टिंग होगी, जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इनको भेजा जाएगा। अपने गांव लौटने वाले लोगों ने भी मदद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार की जो मुहिम है ये काबिल तारीफ है। जो बाहर जो फंसे हैं, चंडीगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गए, काफ़ी लोग घर आ गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बीच भी लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहे। सुबह से ही शराब की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और भारी बारिश के साथ ही आसमान से गिर रहे ओले के बीच भी ये लोग सड़क पर ही खड़े रहे। कुछ लोगों ने बारिश से बचने के लिए छतरी की मदद ली और जिन लोगों के पास छतरी नहीं थी वो भी भीगते हुए लाइन में ही खड़े रहे। भारी बारिश के बीच इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखी और अपनी बारी आने के बाद ही दुकान से शराब खरीदी। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी की जा रही है। रूस में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन खतरे के बावजूद वहां जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां जारी हैं। राजधानी मॉस्को में सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर एयर शो का अभ्यास करते नजर आए, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अभ्यास में सेना के सामान ढोने वाले विमानों के साथ बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। इसके अलावा सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। हालांकि पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जश्न को टालने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिर्फ एयर शो कराए जाने का फैसला लिया गया। राजस्थान के बारां में एक शराब की दुकान के बाहर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पहले भी दुकान से शराब खरीद चुके थे और शराब पीने के बाद वो दोबारा वहां पहुंचे। फिर किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। उन दोनों को लड़ता देख एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को सड़क पर गिराकर पीटते रहे। विदेशों में फंसे करीब 2 लाख भारतीयों ने देश वापस लौटने के लिए सरकार से संपर्क साधा है, जिनके वापस लाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 7 मई से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा, जिनमें ज्यादातर उड़ानें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों से लोगों को वापस लाएंगे। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और बांग्लादेश से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि विदेश से लौटने वाले लोगों को ही यात्रा का खर्च उठाना होगा और उनको क्वारंटीन समेत सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज भी रवाना कर दिए गए। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई। करण जौहर समेत कई हस्तियों ने आई फॉर इंडिया अभियान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली। इन पैसों से कोरोना वायरस की लड़ाई में मदद की जाएगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे अब तक 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया जा चुका है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने निराशा जताते हुए इस साल कोई भी टेनिस टूर्नामेंट नहीं होने की आशंका जताई। उन्होंने कोरोना वायरस संकट की वजह से जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों की शुरुआत होने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के अंदर बसों को चलाने का आदेश दिया। बस में यात्रा के दौरान लोगों को मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान भी रखना होगा। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के अजमेर में फंसे मजदूर और कुछ तीर्थयात्री बंगाल लौट आए। स्पेशल ट्रेन से 1100 से ज्यादा तीर्थयात्री हुगली के पास डानकुनी स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए बंगाल के मंत्री मलय घटक और तपन दास गुप्ता के अलावा पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी प्लेटफॉर्म पर दिखे। स्वागत के लिए आए ये मंत्री न तो खुद और न ही इनके आसपास जमा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करने की नौबत आ गई। ट्रेन के रुकने के बाद जब यात्री उतरने लगे तो बुजुर्गों को उतरने में पुलिस वालों ने मदद की। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद सभी यात्री लाइन लगाकर स्टेशन के बाहर बने कैंप में पहुंचे, जहां उनकी मेडिकल जांच का इंतजाम नजर आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं ने शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई शहरों में शराब की दुकानें खुली और वहां लोगों की लंबी लाइनें नजर आई। लेकिन विशाखापट्टनम में तस्वीर इससे अलग थी। वहां एक शराब की दुकान के सामने ढेरों महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। शराब की बंद दुकानों के सामने खड़ी होकर इन महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें समझाने के लिए पुलिस वहां पहुंची। लेकिन ये महिलाएं नहीं मानी और हाथ जोड़कर पुलिस से ये गुजारिश करने लगी कि शराब की दुकानें न खोली जाए। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ टूट पड़ी। एक दिन पहले वहां कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद शराब की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहकर लाइन में खड़े होने की चेतावनी देने के बाद दुकानें फिर से खुली तो भीड़ को काबू में रखने के लिए कुछ दुकानों के बाहर बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी गई। शराब की दुकानें जयपुर में आज फिर खुल गई है। कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद में बंद कराई थी और अब ये तस्वीरें देखिए, आज फिर वही लंबी कतार लग गई है, जिससे बेचैन होकर कई लोग पेटी की पेटी शराब खरीदने में जुट गए। 40 क्वार्टर आते हैं, ये महीने 1.5 महीने का हाँ। लेकिन ऐसा 1 महीने का क्यों लिया? क्या ये तो और खुलेगी शॉप? क्या पता सर, खुलेगी नहीं। वहीं कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए कि कहीं उनकी बारी आने तक शराब का स्टॉक ही खत्म न हो जाए। बिल्कुल सही नहीं है, सबको मिला चाहिए, कम देनी चाहिए। सर, राशन के हिसाब से आधार कार्ड लागू कर देना चाहिए सर। राशन कार्ड से एक बोतल ही लेनी चाहिए। और इसी चिंता में एक बार फिर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी शुरू कर दी। जबकि राजस्थान में शराब की दुकानों पर पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीमें भी तैनात कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कराया जा सके। जिसके लिए बीकानेर में तो एक शराब की दुकान के बाहर टायर रख दिए गए, जिनके बीच खड़े होकर शराब खरीदने वाले अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एक ही दुकान पे 3 बार गया हूँ मैं और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बीकानेर में मेंटेन हो रही है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी सख्ती का थोड़ा असर दिखा और पुलिस वालों के साथ ही शराब के ठेकेदार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का दावा किया। गवर्नमेंट के आदेश हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके आधार पर पूरी कानून को अंतर्गत ही पूरी बिक्री करा रहे हैं। अलवर में भी शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ी तो वहां जायजा लेने आई आबकारी अधिकारी ने सबको नियमों का पालन करने के लिए आगाह किया। पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे, दुकानों को बंद करवाएंगे। यूपी में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की तरफ से बनाए गए आयुष कवच नाम के एक ऐप को लॉन्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस ऐप की मदद से उन जानकारियों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना से जंग में आयुष कवच ऐप से मदद मिलेगी। बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीज़ों को हम इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ की नवीन सब्जी मंडी से कोरोना वायरस के कई मरीज सामने आने के बाद वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई। बताया गया कि बीते 2 दिनों में मेरठ में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।
जिनमें 24 मरीज अकेले नवीन सब्जी मंडी इलाके से ही मिले, जिसके बाद प्रशासन फौरन अलर्ट हो गया और सब्जी मंडी के मेन गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि मंडी में बेवजह की भीड़ को जाने से रोका जा सके। मेन गेट पर तैनात कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवार लोगों से पूछताछ करते भी नजर आए। तो दिन में 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ के लोग दहशत में हैं। सबसे ज्यादा मरीज नवीन मंडी इलाके से मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नवीन सब्जी मंडी के खुलने के समय में बदलाव कर दिया, जिसके बाद अब नवीन सब्जी मंडी रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक खुलेगी। झारखंड में पिछले 48 घंटों में कोरोना का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी सावधानी बरत रहा है। रांची में जिन इलाकों को सील किया गया वहां सर्वे का काम लगातार जारी है। सर्वे के लिए विभाग की तरफ से कई टीमें बनाई गई और हर एक टीम में 3 स्वास्थ्यकर्मी, 1 डॉक्टर और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया। ये टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर कोरोना संदिग्धों की पहचान कर रही हैं और इसके अलावा रांची में उन इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है जहां कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले पटना और इसके आसपास के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन दानापुर जंक्शन पहुंची। दानापुर बिहार की राजधानी पटना के पास का इलाका है। छात्रों को सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए दानापुर स्टेशन पर बने कैंप ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। और यहां से बाहर आने वाले छात्रों को घर पहुंचाने के लिए स्टेशन के बाहर बसें तैयार नजर आईं। पटना के अलग अलग थानों के हिसाब से बसों का इंतजाम किया गया और छात्रों से कहा गया कि वो अपने घर के पास के थाने वाली बस में बैठें। यह बस जिसमें बच्चे सवार हो रहे हैं या थाने तक पहुंचेगी और वहां से जो भी गार्जियन होंगे वो लेकर अपने छात्रों को घर जाएंगे। प्रशासन की तरफ से भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के इंतजाम दिखे, लेकिन बसों के आसपास इसका पालन होता नजर नहीं आया। यही नहीं, बसों के अंदर जगह होने के बावजूद कई छात्र एक साथ बैठे दिखे। जाहिर है छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह तो नहीं की, लेकिन कोटा से घर पहुंचने की राहत उनके चेहरे पर जरूर नजर आई। एक रूम में पैक हो गए थे, 1 महीना से पैक थे सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेस में भी खाना बढ़िया नहीं मिल रहा था वहाँ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक आदमी ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि इस आदमी का किसी के साथ विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर वो वहां मौजूद एक पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर चढ़कर वो हंगामा करने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और उसे टंकी से उतारने की कोशिश करने लगी। हंगामा होता देख वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद टंकी पर चढ़ा यह आदमी नीचे उतर आया। बैंकॉक के मशहूर तीर्थ स्थल एरावन श्राइन में चेहरे पर शील्ड लगाकर लड़कियों ने पारंपरिक डांस किया। कोरोना के फैलने के डर से इस कार्यक्रम में डांस करने वाली लड़कियों के लिए शील्ड की व्यवस्था की गई, जिसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने चेहरे पर शील्ड लगाकर लोगों के सामने डांस किया। हालांकि डांस करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कमी नजर आई और किसी भी लड़की के बीच तय दूरी दिखाई नहीं दी। शील्ड लगाकर डांस करने के इंतजाम के बाद इन लड़कियों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन में भी लोगों के घर से निकलने की वजह से बिहार के छपरा में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की टीम मोहल्लों में गश्त करती नजर आई। इस बीच जिन लोगों ने नियम तोड़ा उनसे पुलिस ने जुर्माना भी वसूला, साथ ही उन्हें बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। 2 लड़के बाहर घूमते मिले तो पुलिस ने दोनों से एक दूसरे के कान पकड़वाए और फिर उठक बैठक करवाई। राजस्थान में कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं हैं या मामूली लक्षण हैं, ऐसे मरीजों के लिए इलाज के लिए सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इन सभी केंद्रों में 500 से 1000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने राज्य में 30,000 नए बेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य तय किया है। कोविड केयर सेंटर बनाने का काम जिलों के डीएम को सौंपा जाएगा और ये केंद्र रिहायशी इलाकों से दूर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में ऐसे मरीजों का इलाज हो सकेगा जो कम गंभीर होंगे। इसके अलावा कोरोना के संदिग्धों को भी इन केंद्रों में रखा जा सकेगा। जिन अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए चुना गया है उनसे भी ये सेंटर लिंक रहेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस के हालात पर कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के सीएम हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर चर्चा होगी। बताया भी जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और उन्हें वापस लाने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बैंक कर्मचारी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के घरों तक पैसा पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जो लोग बैंक या एटीएम तक नहीं जा सकते उन लोगों की मदद करने में ये कर्मचारी जुटे।
जिसके लिए वो अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है और शहर के उस इलाके में पहुंचता है जहां से किसी जरूरतमंद का कॉल उसके पास आता है। खासतौर पर उसने बुजुर्गों और मरीजों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की। यही वजह रही कि वो एक मशीन लेकर जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा और मशीन की मदद से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसने लोगों को कैश दिया। इतना ही नहीं, एक कर्मचारी पैसे देने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग भी करता दिखाई दिया। साथ ही सैनिटाइजर से साथ उसने उनके हाथ भी साफ करवाए। घर में जाकर सर्विस दे रहे हैं, जिसको जाने आने में दिक्कत हो रहा है पैसा के लिए बैंक और ATM। लोगों ने भी इस बैंक कर्मचारी के घर बैठे पैसे पहुंचाने पर खुशी जाहिर की। फोन के घर पे आके तो फोन सर्विस दे दिए, बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में तो निकल नहीं पा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इंदौर में एक टेंट की दुकान में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया गया। आग की वजह से दुकान के पास वाले घरों को भी खाली करवा दिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने द 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये टूर्नामेंट का पहला सीजन था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब इसका आयोजन जुलाई के बजाय अगले साल किया जाएगा। बिहार के वैशाली के एक आंगनबाड़ी केंद्र में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर बर्थडे पार्टी मनाने का आरोप लगा। 50 से ऊपर की संख्या में युवाओं को बटोरकर और उसके साथ खाने पीने की योजना बनाकर और उसमें जश्न मनाने का कार्य हुआ। शराब की बिक्री शुरू होने के दूसरे दिन यूपी के ज्यादातर जिलों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे। पुलिस ने भी इसके लिए खास इंतजाम किए और शराब की दुकानों के पास पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। हम लोगों ने कल की सिचुएशंस को देखते हुए आज हम लोगों ने अलर्ट में ज़्यादा बरती है और प्रयास ये है कि कोई भी किस तरह का यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। इसका असर ये हुआ कि लाइन में लगे लोगों में अच्छा खासा फासला दिखाई देने लगा। दिखाना चाहूंगा कल के विजुअल से गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस है उसने ये सीख ली है और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। हर कोई जो है काफी दूरी पर यहाँ पर मौजूद है। एक दिन पहले हापुड़ में लोग नियमों से बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे थे, लेकिन दूसरे दिन हापुड़ में भी हालात सुधर गए। यहाँ पर लोग लगातार शराब लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी राहत है। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं गोल घेरों में खड़े हुए हैं। लखनऊ में भी लोग लाइनों में इत्मीनान से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कल पूरे दिन लाइन लगी थी, आज भी आप देख सकते हैं कि दुकानों पर लाइन लगी है और दोपहर के वक्त तक भी लाइन लगी। दिल्ली के बाद यूपी में भी शराब की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही शराब पर कोरोना टैक्स लगा सकती है। इससे शराब की दुकानों पर लगी भीड़ कम करने में भी मदद मिल सकती है और सरकारी खजाना भरने में भी। आबकारी विभाग का मकसद लॉकडाउन के कारण शराब की 40 दिन बिक्री न होने से हुए नुकसान की भरपाई करना है। ये घाटा 4,700 करोड़ रुपए का हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए टैक्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका बनाने की तैयारियों को लेकर टास्क फोर्स की बैठक की और इस बैठक में कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने, कोरोना की पहचान और उसकी जांच को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि देश की दवा कंपनियां लगातार इस काम में जुटी हैं और इसी के बाद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए 30 से ज्यादा दवाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से कुछ कभी भी ट्रायल करने लायक तैयार हो सकती हैं। दिल्ली सरकार के सख्त रुख के बावजूद दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नियमों की भी अनदेखी की गई। कई इलाकों में तो सुबह 5 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों पर इस तरह के हालात तब हैं जब सरकार एक दिन पहले ही शराब महंगी कर चुकी है। लेकिन लोग नहीं माने। सुबह 5 बजे से ही शराब की दुकानों को घेर लिया गया। जैसे ट्रेनों और बसों में सीट के लिए मारामारी होती है, ठीक वैसे ही शराब की दुकानों के बाहर लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। ये जो यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है, आपने नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। झंडे वालान में तो एक दुकान के बाहर लोगों का झुंड नजर आया। ऐसा भी नहीं है कि बात सिर्फ एक इलाके की हो। दिल्ली में जहां जहां शराब की दुकानें खुली, वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में तो शराब खरीदने के लिए लोगों को 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन में लगना पड़ा। गोले जरूर बनाए गए। देखिए गोले, देखिए शुरुआत में जहां पर पुलिस की नजर जाती है वहां तक गोले जरूर हैं, लोग गोले में खड़े हैं। उसके बाद आगे देखिए कहीं आपको गोला
में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। खिचड़ीपुर और मयूर विहार में तो लोगों ने हद कर दी। शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोग लाइनों में खड़े हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोलों में 4 से 5 घंटे सिर्फ इसलिए वो लोग बैठे रहे कि किसी तरह शराब मिल जाए। मैं पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में हूँ। पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा कि बहुत लंबी भीड़ है और ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर फिर से नियमों की अनदेखी हुई तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। कई इलाकों में सरकार की तरफ से ऐसा किया भी गया। और लक्ष्मी नगर में तो शराब की एक दुकान सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुली। इसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है। तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के कई इलाकों में नियमों की अनदेखी होने पर शराब की दुकानों को कुछ देर के लिए बंद करवा दिया गया। हालांकि पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में शराब के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फूल बरसाकर उन्हें शर्मिंदा किया गया। शराब की दुकानों पर जुटी भीड़ के बाद दिल्ली सरकार निशाने पर आ गई, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो केजरीवाल सरकार को शराब की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर दी और इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर शक जताया। मैं समझता हूं कहीं से भी रेट बढ़ाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस पर पलटवार कर दिया। इसमें तो सवाल उठाने वाली कोई बात ही नहीं है, गलत थोड़ा किया है। शराब की बढ़ी कीमतों पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। शराब की दुकानों पर अब भी भीड़ जुट रही है, वो भी तब जब दिल्ली सरकार शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगा रही है। ये टैक्स 70% तय किया गया है। मतलब शराब की बोतल जितने की होगी उस पर लोगों को 70% टैक्स देना होगा। जैसे शराब की एक बोतल 100 रुपए की है तो लोगों को इसके लिए 170 रुपए देने होंगे। ये 70 रुपए टैक्स के रूप में जाएंगे। इस टैक्स को ही सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है। दिल्ली सरकार की दलील है कि इस टैक्स से जो रकम आएगी उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाया जाएगा। देश में जारी कोरोना संकट के बीच तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान और भी ज्यादा सख्ती बरतने की बात कही। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसी को भी शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे में लोगों को शाम 6 बजे तक जरूरी चीजों की खरीदारी कर अपने घर पहुंचना होगा। पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऐसे में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में लोगों को आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। ब्रसल्स समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसे में वहां बसों और ट्रेनों में भीड़ न हो, इसके लिए लोगों से साइकिल का इस्तेमाल करने को कहा गया। ब्रसल्स में तो साइकिल वालों के लिए अलग रास्ता बनाने का काम भी तेज हो गया। वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बनी बनाई सड़कों को उखाड़ती नजर आईं। इन सड़कों को उखाड़कर वहां साइकिल वालों के लिए नया रास्ता बनाया गया। लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही वहां कई लोग साइकिल से आते जाते दिखे। वहां के लोग भी सरकार के इस कदम से खुश नजर आए। Transport vert, pratique, fait pas de bruit, qui en plus permet aux gens de se dépenser. बेल्जियम में 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खतरे के बावजूद वहां लॉकडाउन में छूट देने का फैसला लिया गया। सरकार ने आज से पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस के तौर पर 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके अलावा पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगाई दी गई है और इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमत में 13 रुपए का इजाफा हो गया। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाने से लोगों को मिलने वाली पेट्रोल और डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खास बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी का खर्च तेल कंपनियां उठाएंगी। थैलेसीमिया की एक मरीज को जब पुलिस ने दिल्ली आने से रोक दिया तो न्यूज़ 18 ने पीड़ित परिवार की मदद की। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को कुछ दिनों के अंतराल पर जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है। समय रहते खून नहीं चढ़ाने पर मरीज की मौत तक हो सकती है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर न्यूज़ 18 की मुलाकात ऐसे ही एक पिता से हुई, जिसकी 10 महीने की बच्ची के खून चढ़ाने की तारीख बीत चुकी है। नोएडा से दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल जाने के लिए निकले पवन को पुलिस ने दिल्ली जाने से रोक दिया। मदद की उम्मीद लेकर भटकता पवन मौके पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। पुलिस ने ये कहा नोएडा का परमिशन दिखाइए, आपके पास परमिशन नहीं है, आप वापस साइड लगा के निकल लो, ले जाओ। मैंने उन्होंने दिखाया, पेपर भी दिखाया, मगर उन्होंने पेपर मेरा देखा नहीं है, ऐसे ही मुझे इधर से भगा दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने पवन के पास मौजूद अस्पताल की फाइल देखी और बच्ची की बिगड़ती हालत को देखकर पवन की मुलाकात मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी से कराई।
पहले सही में मेजर करते हैं। पवन ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को बताया कि खून चढ़ाने की तारीख निकल जाने के बाद अब उसका जल्द अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई बहाना था मेरे पास, नहीं पहुंच पाया। जब 23 में मैं डॉक्टर साहब से बात की है, ये बच्ची परेशान हो रहा है, आप प्लीज लेके आओ। कैसे तो सर वहाँ से आप निकल जाने, गाड़ी उधर साइड में। मामले की गंभीरता को समझने के बाद पवन को बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने की छूट मिल गई, लेकिन पास के बगैर दूसरे काम से निकलने वाले कई लोगों को दिल्ली और नोएडा पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में उनके काम की तारीफ की। एनसीसी डायरेक्टरेट जो कि इस कोविड-19 की क्राइसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एक बैलगाड़ी से बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। बैलगाड़ी में रख के शराब का प्रबंध कर रहे थे। आरोपी राजपाल जो उसको लेकर जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में सरकारी राशन देने की मांग की थी। कोर्ट ने जयराम रमेश को सरकार के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। इंदौर में लागू लॉकडाउन के बीच कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे और उनकी शादी की 42वीं सालगिरह पर उन्हें बधाई दी। पुलिस ने तत्काल इस चीज को संज्ञान में लिया और उनके घर पर हमारे एक अधिकारी एक बुके के साथ पहुंचे। देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों और पुलिस वालों को जगह जगह सम्मानित किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में भी कुछ लोग डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक अस्पताल पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। लोगों ने डॉक्टरों को पगड़ी पहनाई और उन पर फूलों की बारिश भी की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक ड्रोन की भी मदद ली गई, जिसके जरिए उन पर फूल बरसाए गए। परिवार की चिंताओं को छोड़ करके हम सबकी देखरेख में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं, तो मैं इन सभी हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं। बिहार के गोपालगंज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए खुद डॉक्टर सड़क पर उतर आए। डॉक्टरों की एक टीम ने लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों के शरीर का तापमान भी मापा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। राजस्थान के पोखरण में कुछ लोगों ने पुलिस पर एक अस्पताल के कर्मचारी से मिली भगत का आरोप लगाते हुए पथराव कर दिया। इन लोगों ने एक अस्पताल के कर्मचारी पर लाखों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया और शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से ये लोग पुलिस वालों से नाराज हो गए और सड़क पर उतर आए। यही नहीं, इन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हंगामे को बढ़ता देखकर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। ऐसे हालात में कुछ पुलिस वाले लोगों के पीछे लाठियां लेकर दौड़ते नजर आए। कुछ देर बाद उस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। उज्बेकिस्तान में एक बांध के टूटने से 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बांध का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिसके बाद बांध का पानी तेजी से कई फीट ऊपर उठता दिखाई दिया। पानी की धार इतनी तेज थी कि कोई भी देखकर डर जाए। यही वजह रही कि आसपास के लोग इसे देखते ही घबरा गए। कुछ ही देर में बांध का पानी कई गांवों में भर गया। उसके बहाव के आगे कुछ भी नहीं टिक सका। सड़कें पानी में डूब गईं तो कई मकानों ने भी जल समाधि ले ली। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसकी खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंच गईं। बताया गया कि 70,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत वहां से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर है कि बांध टूटने के बाद जल्द ही उसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो गया ताकि आसपास के इलाकों को और नुकसान न पहुंचे। दिल्ली के जानकी दास मेमोरियल अस्पताल में कोरोना के मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। वहां 35 बेड से इस आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जहां निगरानी के लिए 30 कर्मचारियों की तैनाती की गई। अस्पताल के मुताबिक इस आइसोलेशन सेंटर में कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अपना हॉस्पिटल विद ऑल स्टाफ, जिसमें लगभग 30 के आसपास ये स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर नर्सेज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया। थोड़ा बहुत जो और भी मेंटेनेंस का काम था वो कराया और ये हमने आइसोलेशन वार्ड के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया है। यहाँ हमारे पास 35 बेड्स हैं। शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया। बताया गया कि कोरोना से निपटने के लिए चल रही लड़ाई के खर्चे की भरपाई के लिए ऐसा किया गया। और वैट बढ़ाए जाने के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं।
लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर ज्यादा लोग नजर नहीं आए, लेकिन जो वहां पहुंचे उनमें कुछ ने लॉकडाउन के बीच तेल की कीमतों को बढ़ाए जाने पर हैरानी जताई। ऐसे लॉकडाउन में परेशानी तो है ही सभी को, 1 रुपया ही बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी पेट्रोल भरवाने पहुंचे जिन्होंने केजरीवाल सरकार के इस कदम का समर्थन किया। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है ही, चल सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उसे मिलने वाले टैक्स में भारी कमी आई है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। टैक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है और डॉक्टरों की तनख्वाह देनी है, नर्सेज की तनख्वाह देनी है, कोरोना के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है तो सारा करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया गया है। असल में दिल्ली सरकार ने सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि उन पर वैट बढ़ा दिया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया, जिससे पेट्रोल 1 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल पर लगने वाले वैट को करीब 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया, जिस वजह से डीजल की कीमत में प्रति लीटर 7 रुपये 10 पैसे का इजाफा हो गया। पंजाब में 7 मई से शराब की होम डिलीवरी होगी। पंजाब सरकार ने 7 मई से शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन शराब की दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। दोपहर 1 बजे के बाद खाने पीने और राशन के सामान की भी होम डिलीवरी की जाएगी। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान हर जिले में रोज सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 50% दुकानों को ऑड इवेंट और अन्य फॉर्मूले के तहत खोला जा रहा है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लग सकता है, कुछ और आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। तो सुरक्षा बल ने दरअसल पुलवामा में एक आतंकी को मार गिराया है। पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी साथ ही साथ चल रहा है और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी वो अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक आतंकी को मार गिराया। एक कामयाबी निश्चित तौर पर मिली है, लेकिन अभी ऑपरेशन जो है, ये मुठभेड़ जो है वो खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अभी भी ये मुठभेड़ जारी है और कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में और वक्त लग सकता है कि कुछ और आतंकी हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनके लिए भी अब सर्च ऑपरेशन भी वहां पर कई जगहों पर पूरे इलाके को घेर कर किया जा रहा है। सुरक्षा बल ने एक कामयाबी जरूर हासिल की, एक आतंकी मार जरूर गिराया गया है, लेकिन अभी ये मुठभेड़ जारी है। दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। सूरत में फंसे करीब 1200 मजदूरों को एक ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना कर दिया गया। एक दिन पहले ही घर भेजने की मांग करते हुए इन मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, जिन्हें एक स्पेशल ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना किया गया। इससे पहले इन मजदूरों को कई बसों की मदद से स्टेशन पहुंचाया गया। बसों से उतरने के बाद इन लोगों को स्टेशन के बाहर बैठा दिया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने एक एक कर सभी लोगों के शरीर का तापमान मापा। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठे दिखाई दिए। घर लौट रहे ये मजदूर भी काफी खुश दिखे। घर जाने का बेचैनी था, आने की राशन पानी सब खर्चे उठाना मुश्किल पड़ गया मुझे। जांच पूरी होने के बाद इन मजदूरों को स्टेशन पर लाया गया और ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्हें पानी की बोतलें भी दी गईं। स्टेशन पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद रहे। देश के कई राज्यों की तरह ही कोलकाता में भी शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में लोग शराब खरीदने के लिए लंबी कतारों में नजर आए। शराब खरीदने के चक्कर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की, यानी एक दूसरों से जो निश्चित दूरी है वो इन्होंने नहीं बनाई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराता नजर आया। सरकार की तरफ से पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते या फिर मास्क नहीं पहनते हैं, उनको इन दुकानों से शराब नहीं दी जाएगी, वो नहीं खरीदारी कर सकेंगे। बावजूद इसके कोलकाता की सभी जो दुकानें खुली हैं उनके सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे उठक बैठक करवाई। लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है।
लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घरों से बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। पुलिस ने इन लोगों को सबक सिखाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया। साथ ही पकड़े गए लोगों से कसरत भी करवाई गई। कसरत करवाने के बाद लोगों के हाथों में पर्चे भी दिए गए जिन पर हम समाज के दुश्मन हैं लिखा हुआ नजर आया। साथ ही वहां सादी वर्दी में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने एक खास अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की। जिंदगी नेमत है खुदा की यारो, इसे संभाल कर रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत है। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का भरोसा मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। केरल, कर्नाटक और बिहार समेत दूसरों राज्यों से झारखंड के पाकुड़ पहुंचे करीब 200 मजदूरों को एक टेंट में रखा गया, जहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और इसके लिए वहां मौजूद डॉक्टरों की एक टीम ने एक एक कर सभी मजदूरों के शरीर का तापमान मापा, साथ ही उनका नाम और पता नोट किया। मजदूरों की जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और सभी मजदूर एक दूरी पर रखी गई कुर्सियों पर बैठे नजर आए। टेंट में मौजूद डॉक्टर समेत सभी लोग मास्क पहने नजर आए। पाकिस्तान के कराची में एक दुकान के सील होने से वहां बंद हुई महिलाएं काफी मुश्किल से बाहर निकल पाईं। इन महिलाओं के साथ ही दुकान में काम करने वाले कई कर्मचारी भी फंस गए, जिसके बाद ये सभी लोग मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे और बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। इन महिलाओं की मदद के लिए वहां कई लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिसके बाद एक महिला ने बालकनी पर लगे बोर्ड के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की और नीचे खड़े लोगों की मदद से सुरक्षित उतर भी गई। लेकिन दूसरी महिला इसी तरह नीचे उतरने की कोशिश में फंस गई। काफी देर तक वो एक रॉड को पकड़कर लटकी रही। इससे पहले कि नीचे खड़े लोग उसकी मदद कर पाते, वो महिला गिर गई। हालांकि ऊंचाई कम होने की वजह से इस महिला को चोट नहीं आई, जिसके बाद दुकान में फंसे कर्मचारी भी एक एक करके बाहर निकल गए। अमृतसर एयरपोर्ट से 300 से ज्यादा भारतीय ब्रिटेन रवाना हो गए। अमृतसर एयरपोर्ट से विदेश में रहने वाले 300 से ज्यादा भारतीय ब्रिटेन रवाना हो गए। यूपी सरकार ने कल से लखनऊ में प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की मंजूरी दे दी। इन दफ्तरों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। इसके अलावा एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद 12 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर उनको विदा किया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर स्पेन में लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप लगा। जोकोविच ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में होने की बात कहते हुए खुशी जताई थी। स्पेन में लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन स्टेडियम में जाने पर अब भी रोक लगी हुई है। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के घर लौटने का सिलसिला तेज हो गया। ये छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने से वहीं फंसे रह गए, जिन्हें राज्य सरकार की बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। करीब 200 छात्रों को मुंगेर भी लाया गया, जहां डीएम राजेश मीणा ने इन सभी का गुलाब के फूल देकर स्वागत किया और उनसे बातचीत की। छात्रों से मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। वहां इसके बाद इन छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रही, जिसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया गया। धन्यवाद करना चाहेंगे कि मेरा मांग या फिर हम लोग के लिए ऐसा किए, घर वापस बुला लिया। इसी तरह 250 से ज्यादा छात्र नवादा पहुंचे, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खाना खिलाया गया, जिसके बाद इन छात्रों के शरीर का तापमान मापा गया। इसके लिए ये कतारों में खड़े नजर आए। जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। स्क्रीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग हुआ, आफ्टर दैट हम लोग को डायरेक्ट सीट मिला, नो फ्री ऑफ कॉस्ट आया। राज्य सरकार की बसों के जरिए करीब 250 छात्र औरंगाबाद भी लौटे। बसों से उतरते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके बारे में सारी जानकारी नोट की। शराब की दुकानें खुलते ही उत्तराखंड में भी दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शराब खरीदने के लिए लोग दुकान खुलने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो गए, जिसकी कुछ तस्वीरें टिहरी से भी सामने आई। शराब खरीदने पहुंचे लोगों की लंबी लाइन दुकानों के बाहर लगी दिखाई दी, जबकि कुछ पुलिस वाले इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते भी नजर आए। शराब के शौकीन जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खासकर एक पुलिस के ऊपर भी खासी जिम्मेदारी यहाँ पर को देखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। नैनीताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। शराब की दुकानों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े लोग मास्क पहनकर एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े नजर आए, जबकि दुकान के बाहर बैठा एक लड़का वहां पहुंच रहे लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाता हुआ भी दिखाई दिया। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी शराब पर कोविड सेस लगाने का फैसला लिया गया। खट्टर सरकार की कैबिनेट की बैठक में शराब पर कोविड सेस लगाने को मंजूरी दी गई।
देसी शराब पर 2 रुपए से 5 रुपए तक, जबकि अंग्रेजी शराब पर 25 रुपए से 50 रुपए तक कोविड सेस लगाने का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार के निर्देश के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जो कि शाम 7 बजे तक खुलेंगी। खुलने वाली शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना जरूरी होगा। यूपी के मुरादाबाद में नकली दवा बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहां बड़ी मात्रा में नकली दवा बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था और उनके पैकेट मई 2020 की जगह उनमें जनवरी 2020 की तारीख भी डाली जा रही थी। नकली दवा की फैक्ट्री की खबर मिलते ही खाद्य विभाग की एक टीम वहां पहुंची और छापा मारा। छापे के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जिस नाम से ये दवाएं बनाई जा रही थी उसे भी बाजार में बेचने पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि जिस आदमी की ये फैक्ट्री है उस पर पहले भी नकली दवा बनाने का आरोप लगा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में कोरोना से बचने के लिए लोग आग और सब्जियों से मसाज करवा रहे हैं। मिस्र में करीब 7,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना के डर के बीच लोग लपटों से की जाने वाली मसाज की मदद ले रहे हैं। सामने आए वीडियो में एक फुटबॉल खिलाड़ी इस खास थेरेपी की मदद लेता नजर आया। मसाज करने वाले ने उसकी पीठ पर हरी सब्जियां रखने के बाद उसे एक तौलिए से ढक दिया और फिर अल्कोहल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही तौलिए से तेज लपटें निकलने लगी। कुछ देर बाद आग को बुझा दिया गया। इस दौरान वहां कई और लोग भी ऐसे ही मसाज करवाते दिखे। दावा किया गया कि इस मसाज से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और कोरोना से भी बचा जा सकेगा। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो अभ्यास के लिए एक विशेष विमान से इटली पहुंचे। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभ्यास के लिए एक विशेष विमान से अपने देश पुर्तगाल से इटली पहुंच गए। हालांकि अभी उन्हें वहां 14 दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। इटली में कोरोना वायरस संकट के बीच फुटबॉल खिलाड़ियों को अभ्यास करने की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो समेत अपने सभी विदेशी खिलाड़ियों को इटली बुला लिया। मगर अभी यह साफ नहीं हो पाया कि फुटबॉल लीग सीरी आ कब खेली जाएगी। यूपी के आगरा से हाथरस लौटे 48 पुलिस वालों की कोरोना वायरस की जांच की गई। इसके बाद इन सभी पुलिस वालों को एक क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से इन सभी पुलिस वालों की आगरा में ड्यूटी लगाई गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया में चोरों ने एक शराब की दुकान से 3 लाख रुपए से ज्यादा की शराब चुरा ली। कोरोना वायरस की वजह से 8 मई से मुंबई में काम करने वाले लोगों के कल्याण और डोंबिवली जाने पर रोक लगा दी गई। कल्याण और डोंबिवली में कोरोना वायरस के 220 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी शाहरुख ने हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने उसे निचली अदालत में अपील करने को कहा। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट को भी आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। सोनिया गांधी के निर्देश के बाद पंजाब सरकार ने अपने खर्चे पर मजदूरों को उनके राज्यों में भेजना शुरू कर दिया। मजदूरों के लिए पहली ट्रेन जालंधर से झारखंड के लिए चलाई गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी मजदूरों को बिठाया गया। इसके बाद पंजाब सरकार के खर्चे पर यह ट्रेन जालंधर से झारखंड के लिए रवाना हो गई। इससे पहले जिन मजदूरों ने अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें एक मैदान में बिठाया गया और वहां से एक एक कर स्क्रीनिंग के बाद रेलवे स्टेशन के अंदर भेजा गया। मास्क पहने रखेंगे, अपनी अपनी लाइन में बैठे रहेंगे। कोई समस्या हो, दिक्कत आए तो जो स्टाफ यहाँ डिप्लॉय है आप उनको बताओगे। प्लेटफॉर्म पर भी सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ट्रेन की जिस बोगी में बैठने के निर्देश दिए गए उसी में जाकर बैठे। तो जो आपको टिकट दिया गया उसका पैसा लिया गया सरकार की तरफ से? नहीं। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से पंजाब में फंसे जितने भी मजदूर अपने गांव लौटना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर भेजेगी। जो भी किराया, जो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा वो कांग्रेस की पंजाब सरकार वहन करेगी। ये फैसला हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया है। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने मजदूरों को गांव भेजने के बजाय राज्य सरकार से पंजाब में ही उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील की। हर एक ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏਗੀ। पंजाब के कई जिलों में फंसे लाखों मजदूर अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, दूसरे राज्यों में अपने गांव लौटने के लिए। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मजदूरों में ज्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पंजाब में दूसरे राज्यों के करीब 10 लाख मजदूर हैं, जिनमें 7 लाख मजदूर केवल लुधियाना में ही रहते हैं।
पंजाब सरकार ने गांव लौटने के लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं और बताया गया कि करीब 6.5 लाख मजदूर अपने गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बिहार के जमुई में एक छात्र ने दीवार पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक किया। इस छात्र ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देने की अपील की और इसके लिए उसने दीवार पर एक पेंटिंग बनाई जिसमें लोगों ने मास्क पहनने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की। जबकि दूसरी दीवार पर बनाई पेंटिंग में एक छात्र ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और लोगों को सावधानी बरतने का संदेश दिया। यूपी के पीलीभीत में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम मिलने से मजदूर खुश हो गए। वहां करीब 4 लाख मजदूर ऐसे हैं जो मनरेगा के तहत काम पर पैसे कमाते हैं, जिनके सामने लॉकडाउन लागू होने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ मजदूर मुंह को मास्क से ढककर खेतों में काम करते दिखाई दिए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया और ये सभी मजदूर खेतों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर अपने अपने काम में जुटे दिखे। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस योजना से लोगों का घर या चूल्हा जल रहा है। लॉकडाउन में मजदूरों को काम देने के साथ मजदूरी भी 180 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। सुशील मोदी के बयान पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के बयान को सही ठहराया। सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट बिल्कुल सही है कि राजद और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 50 लाख रुपए राहत कोष में जमा करने के लिए इनिशिएटिव लिया, तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र जी किस तरीके से बिलबिला रहे थे। कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने तो पत्र लिखकर वापस लेने की मांग कर दी। सुशील मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस ने उन्हें लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है। दस्तावेजी प्रमाण है कि हमने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर उप मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर इतना बड़ा झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूं सुशील मोदी को तत्काल कांग्रेस के विधायकों से या तो माफी मांगनी चाहिए या उन्हें यह साबित करना चाहिए। यूपी में लॉकडाउन में छूट के बाद एक ही दिन में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। लखनऊ शराब एसोसिएशन के सचिव कन्हैया मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन में छूट के बाद पूरे राज्य में एक दिन के अंदर 225 करोड़ रुपए की शराब बिक गई और अकेले लखनऊ में करीब 6 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। बताया गया कि लखनऊ में एक दिन में करीब 3 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई, जिसमें करीब 2 करोड़ की देसी शराब और करीब 5 करोड़ की अंग्रेजी शराब बिकी। बताया गया कि 2015 में लखनऊ में एक दिन के अंदर करीब 7 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। यूपी के मेरठ में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसके बाद यहां कुल 176 लोगों को कोरोना हो गया है। मेरठ में अब तक 36 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद यहां कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। तो 36 हॉटस्पॉट यहां पर बने हैं, 11 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। हालांकि जो स्ट्रैटेजी यहां पर पुलिस की तरफ से बनाई जा रही है वो नाकाफी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां मिले, जिसके बाद अगर कुल संख्या देखें तो 176 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हैं। मेरठ में अब तक 36 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये वायरस फैलना खत्म नहीं हो रहा। शराब की दुकानों पर भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देख बीएमसी ने आज से मुंबई में शराब की दुकानों को नहीं खोलने का फैसला किया। बीएमसी ने मुंबई में गैर जरूरी सामान और शराब की दुकानों को बंद रखने के फैसला किया। जब जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। मुंबई में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं, लेकिन 2 दिनों से वहां शराब की दुकानें खोली जा रही थी। हालांकि 2 दिनों में भी भीड़ जुटने की वजह से शराब की दुकानों को बंद करवा दिया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से केरल के मलप्पुरम में फंसे सर्कस के कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कलाकार मार्च में मलप्पुरम में शो करने गए, लेकिन इस बीच लॉकडाउन लागू हो गया और जंबो सर्कस के करीब 100 कलाकार वहीं फंस गए। शो भी बंद होने से कलाकारों पर दोहरी मार पड़ी और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। सर्कस के जिस पंडाल में कलाकार करतब किया करते थे, वहां वो एक कोने में तंबुओं में गुजारा करते दिखे। कलाकारों ने बताया उनके पास खाने का सामान नहीं है। प्रशासन और आसपास के लोग ही उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। और तो और उनके साथ सर्कस के जानवर भी हैं, जिनका पेट भरना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मार्च 10 तारीख से
बंद है, उसके बाद चालू कब होगा हमें भी पता नहीं। वक्त काटने के लिए कुछ कलाकार लूडो खेलते नजर आए, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया और कलाकार एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते दिखे। सर्कस के इन कलाकारों में अफ्रीकी देशों के कुछ नागरिक भी शामिल हैं। डेविड वॉर्नर का परिवार के साथ मस्ती करने का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वॉर्नर का घर में अपने परिवार के साथ मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए म्यांमार सरकार को 2 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयां और कई मेडिकल उपकरण दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रेलवे की तरफ से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों से किराया वसूलने का विरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार कदम उठा रही है, इसलिए इस मामले में अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद हांगकांग सरकार ने शुक्रवार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला लिया। इसके बाद वहां रेस्टोरेंट में 4 की जगह 8 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र की तरफ से रियायत मिलने के बाद देश के कई इलाकों में फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी चिप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री खुल गई। हालांकि नियम के तहत सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाने की इजाजत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए कर्मचारी एक दूसरे से जरूरी फासला रखते हुए फैक्ट्री में काम करते नजर आए। 1 महीने बाद काम पर लौटने पर कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। आज हमारी कंपनी को 33% की अनुमति मिली है कि कंपनी चलाने की, तो सर आज अच्छा महसूस हो रहा है। कर्मचारियों के फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले भी जरूरी सावधानी बरती गई। सभी कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाकर फैक्ट्री पहुंचे, जहां बारी बारी से उनका तापमान मापा गया और इस काम में लगा फैक्ट्री का एक गार्ड सुरक्षा के लिए बाकायदा PPE किट पहना नजर आया। इसके बाद कर्मचारियों पर सैनिटाइजर का स्प्रे भी किया गया। उनको रहने की व्यवस्था भी की, यहाँ पे कमरे रह के लेके हमने उनको रखा है वहाँ पर। फैक्ट्री के अंदर भी कर्मचारी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर काम करते नजर आए। राजस्थान के जोधपुर में तंबाकू नहीं देने पर एक लड़के को दांतों से काटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने खुद ये बात मानी है कि उन्होंने तंबाकू नहीं देने पर एक लड़के को दांत से काट दिया। इसके बाद जब वहां चीख पुकार मची तो पुलिस भी पहुंच गई और आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। राजस्थान के कोरोना के खतरे की वजह से पान, तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को गहलोत सरकार ने बंद रखने का ही फैसला किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फिल्म स्टार वॉर्स की वेशभूषा में लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की गई। वहां कोरोना वायरस के अब तक 10,000 मामले सामने आ चुके हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह रही कि लोगों से घरों में रहने की अपील करने के लिए प्रशासन ने ये अनोखा तरीका अपनाया। कुछ लोगों को स्टार वॉर्स के किरदारों की तरह तैयार किया गया ताकि वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से अपील कर सकें। इसके बाद ये लोग कहीं पैदल तो कहीं नाव पर चढ़कर लोगों को अपना संदेश देते दिखाई दिए। कई जगहों पर तो वो जरूरी सामान पहुंचाते भी नजर आए। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत पहली बार में 1000 लोगों को लाया जाना है। मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना के जहाज रवाना भी हो गए हैं। वहीं मालदीव में भारतीय मिशन उन भारतीयों की सूची तैयार कर रहा है जो नौसेना के जहाजों से भारत वापस आना चाहते हैं। नौसेना के इन जहाजों पर जांच और दूसरी मेडिकल सुविधाओं के भी इंतजाम किए गए। मालदीव से भारतीयों को लेकर ये जहाज कोच्चि आएंगे। गुजरात के सूरत में स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों ने रेल टिकट के किराए से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ये कह चुकी है मजदूरों को उनके गांव भेजने का जिम्मा केंद्र और राज्य सरकारों का है और ये भी साफ कर चुकी है कि टिकट का 85% किराया केंद्र सरकार देगी, जबकि 15% किराया राज्य सरकारों को देना होगा। लेकिन सूरत रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर अपने गांव लौटने के लिए पहुंचे, उनमें कुछ ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट की कीमत से ज्यादा पैसे वसूले गए। 810 टिकट आपसे 810 रुपए 810 टिकट कितने की है? 710 100 रुपए ज्यादा लिया। रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों में बिठाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। लेकिन टिकट की तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाने पर कई मजदूरों ने नाराजगी जताई। ट्रेनों की टिकट का दाम 710 से लेकर 725 रुपया है, मगर श्रमिक लोग जो अपने वतन के लिए निकले हैं उनको कहीं ना कहीं ये टिकट 800 से लेकर 900 रुपए तक चुकाना पड़ा है। हरभजन सिंह ने आर अश्विन को सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर बताया। हरभजन सिंह ने आर अश्विन की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर बताया। साथ ही उम्मीद जताई कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं।
जोधपुर में घूंघट में कुछ महिलाएं भी शराब की दुकान के बाहर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य सर्वे करवाने का फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लोगों से जानकारी नहीं छिपाने की अपील की गई। मेरे कर्मचारी आपके घर तक आएंगे और घर पर आकर आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से हिमाचल के नाहन पहुंचे लोगों की प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन लागू होने की वजह से चंडीगढ़ में ही फंस गए थे, जिनको वापस लाने के लिए हिमाचल सरकार ने बसें भेजी और लोगों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य की सीमा पर ही डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी। सभी यात्रियों का तापमान मापने के बाद ही उन्हें आगे भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि लौटने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और जिसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसे ही घर जाने दिया जाएगा। आज शाम को या कल शाम तक सभी की टेस्टिंग होगी। जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इनको भेजा जाएगा। अपने गांव लौटने वाले लोगों ने भी मदद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार की जो मुहिम है ये काबिल तारीफ है। जो बाहर जो फंसे हैं, चंडीगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गए, काफ़ी लोग घर आ गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बीच भी लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में ही लगे रहे। सुबह से ही शराब की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही और भारी बारिश के साथ ही आसमान से गिर रहे ओलों के बीच भी ये लोग सड़क पर ही खड़े रहे। कुछ लोगों ने बारिश से बचने के लिए छतरी की मदद ली और जिन लोगों के पास छतरी नहीं थी वो भी भीगते हुए लाइन में ही खड़े रहे। भारी बारिश के बीच भी इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हालांकि पालन किया और एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखी, अपनी बारी का इंतजार किया और फिर जाकर दुकान से शराब खरीदी। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी की जा रही है। रूस में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन खतरे के बावजूद वहां जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां जारी हैं। राजधानी मॉस्को में सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर एयर शो का अभ्यास करते नजर आए, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अभ्यास में सेना के सामान ढोने वाले विमानों के साथ बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। इसके अलावा सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। हालांकि पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जश्न को टालने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिर्फ एयर शो कराए जाने का फैसला लिया गया। राजस्थान के बारा में एक शराब की दुकान के बाहर 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि ये दोनों पहले भी दुकान से शराब खरीद चुके हैं और शराब पीने के बाद वो दोबारा वहां पहुंचे। फिर किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। उन दोनों को लड़ता देख एक आदमी बीच बचाव करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम रही। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को सड़क पर गिराकर पीटते रहे। विदेशों में फंसे करीब 2 लाख भारतीयों ने देश वापस लौटने के लिए सरकार से संपर्क साधा है, जिनके वापस लाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 7 मई से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा, जिनमें ज्यादातर उड़ानें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों से लोगों को वापस लाएंगे। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और बांग्लादेश से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि विदेश से लौटने वाले लोगों को ही यात्रा का खर्च उठाना होगा और उनको क्वारंटीन समेत सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज भी रवाना कर दिए गए। आई फॉर इंडिया अभियान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई। करण जौहर समेत कई हस्तियों ने आई फॉर इंडिया अभियान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली। इन पैसों से कोरोना वायरस की लड़ाई में मदद की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे अब तक 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया जा चुका है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने निराशा जताते हुए इस साल कोई भी टेनिस टूर्नामेंट नहीं होने की आशंका जताई। उन्होंने कोरोना वायरस संकट की वजह से जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों की शुरुआत होने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के अंदर बसों को चलाने का आदेश दिया। बस में यात्रा के दौरान लोगों को मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान भी रखना होगा। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के अजमेर में फंसे मजदूर और कुछ तीर्थयात्री बंगाल लौट आए। स्पेशल ट्रेन से 1100 से ज्यादा तीर्थयात्री हुगली के पास डानकुनी स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए बंगाल के मंत्री मलय घटक और तपन दास गुप्ता के अलावा पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी प्लेटफॉर्म पर दिखे। स्वागत के लिए आए ये मंत्री न तो खुद और न ही इनके आसपास जमा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करने की नौबत आ गई। यात्रीगण से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें।
ट्रेन के रुकने के बाद जब यात्री उतरने लगे तो बुजुर्गों को उतरने में पुलिस वालों ने मदद की। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद सभी यात्री लाइन लगाकर स्टेशन के बाहर बने कैंप में पहुंचे, जहां उनकी मेडिकल जांच का इंतजाम नजर आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं ने शराब की दुकानें खुलने का विरोध किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई शहरों में शराब की दुकानें खुली, वहां लोगों की लंबी लाइनें लगी नजर आई, लेकिन विशाखापट्टनम में तस्वीर इससे अलग दिखी। वहां एक शराब की दुकान के सामने ढेरों महिलाएं इकट्ठा हो गईं और उन्होंने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। शराब की बंद दुकानों के सामने खड़ी होकर इन महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें समझाने के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन ये महिलाएं नहीं मानी और हाथ जोड़कर पुलिस से गुजारिश करने लगी कि शराब की दुकानों को न खोला जाए। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ टूट पड़ी। एक दिन पहले वहां कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद शराब की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहकर लाइन में खड़े होने की चेतावनी देने के बाद दुकानें फिर से खुली तो भीड़ को काबू में रखने के लिए कुछ दुकानों के बाहर बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी गई। शराब की दुकानें जयपुर में आज फिर खुल गई है। कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद में बंद कराई थी और अब ये तस्वीरें देखिए, आज फिर वही लंबी कतार लग गई है, जिससे बेचैन होकर कई लोग पेटी की पेटी शराब खरीदने में जुट गए। 40 क्वार्टर आते हैं, ये महीने 1.5 महीने का हाँ। लेकिन ऐसा 1 महीने का क्यों लिया? क्या ये तो और खुलेगी शॉप? क्या पता सर, खुलेगी नहीं। वहीं कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए कि कहीं उनकी बारी आने तक शराब का स्टॉक ही खत्म न हो जाए। बिल्कुल सही नहीं है, सबको मिला चाहिए, कम देनी चाहिए। सर, राशन के हिसाब से आधार कार्ड लागू कर देना चाहिए सर, राशन कार्ड से एक बोतल ही देनी चाहिए। और इसी चिंता में एक बार फिर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी शुरू कर दी। जबकि राजस्थान में शराब की दुकानों पर पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीमें भी तैनात कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कराया जा सके, जिसके लिए बीकानेर में तो एक शराब की दुकान के बाहर टायर रख दिए गए, जिनके बीच खड़े होकर शराब खरीदने वाले अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एक ही दुकान पे 3 बार गया हूँ मैं और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बीकानेर में मेंटेन हो रही है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी सख्ती का थोड़ा असर दिखा और पुलिस वालों के साथ ही शराब के ठेकेदार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का दावा किया। गवर्नमेंट के आदेश हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके आधार पर पूरी कानून को अंतर्गत ही पूरी बिक्री करा रहे हैं। अलवर में भी शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ी तो वहां जायजा लेने आई आबकारी अधिकारी ने सबको नियमों का पालन करने के लिए आगाह किया। पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे, दुकानों को बंद करवाएंगे। यूपी में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की तरफ से बनाए गए आयुष कवच नाम के एक ऐप को लॉन्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस ऐप की मदद से उन जानकारी को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद साबित होगी। सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना से जंग में आयुष कवच ऐप से मदद मिलेगी। बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीज़ों को हम इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ की नवीन सब्जी मंडी से कोरोना वायरस के कई मरीज सामने आने के बाद वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई। बताया गया कि बीते 2 दिनों में मेरठ में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 मरीज अकेले नवीन सब्जी मंडी इलाके से ही मिले, जिसके बाद प्रशासन फौरन अलर्ट हो गया और सब्जी मंडी के मेन गेट पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि मंडी में बेवजह की भीड़ को जाने से रोका जा सके। मेन गेट पर तैनात कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवार लोगों से पूछताछ करते भी नजर आए। 2 दिन में 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ के लोग दहशत में हैं। सबसे ज्यादा मरीज नवीन मंडी इलाके से मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नवीन सब्जी मंडी के खुलने के समय में बदलाव कर दिया, जिसके बाद अब नवीन सब्जी मंडी रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक खुलेगी। और इसी बीच बड़ी खबर, देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1694 पहुंच गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 126 मौतें हुई हैं, जबकि अब तक पूरे देश में 49,391 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। वहीं 14,183 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं और स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये जो आंकड़ों में उछाल देख रहे हैं हम, ये किस तरफ इशारा कर रही है?
देखिए, एक दिन पहले ही अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े आए थे, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी कमी आई है और मौत के मामलों में भी थोड़ी सी कमी आई हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहना था कि पश्चिम बंगाल की तरफ से आंकड़े नहीं शेयर किए गए थे, उसकी वजह से एक दिन में अचानक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2958 नए केस आए हैं, ये भी कम मामले नहीं है। लगभग ये 3000 के आसपास पहुंच चुके हैं नए मामले। हर रोज ये केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से ये देखने को मिल रहा है कि 2000 से ज्यादा हर रोज 24 घंटे में मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले मैक्सिमम 83 मामले हुए थे, वो 3 दिन तक वही चले, इसके बाद अचानक कल से ये मामले बढ़े हैं। तो फिलहाल लॉकडाउन हालांकि सरकार ने बढ़ाया है, उसके साथ में ढील जरूर दी है। ये भी देखने को मिला है कि बहुत लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार यही बार बार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की जो दिशा निर्देशों उनका पालन करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन रवि, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें हमने देखी थी वो भी बेहद खतरनाक थी। फिलहाल स्थिति वहां पर क्या? पश्चिम बंगाल की, जैसे कि मैंने भी कहा कि वहां के जो आंकड़े थे वो शेयर नहीं किए जा रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ों के शेयर करने में आनाकानी काफी की जा रही थी। 1 मई के बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो आंकड़े नहीं दिए गए, अचानक 2 दिन में जो आंकड़े दिए गए उसकी वजह से अचानक उनमें बढ़ा और पूरे देश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 195 हो गया 24 घंटे में। तो पश्चिम बंगाल की भी स्थिति काफी खराब है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे जो राज्य हैं वहां पर स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है। उधर झारखंड में पिछले 48 घंटों में कोरोना के एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी सावधानी बरत रहा है। रांची में जिन इलाकों को सील किया गया वहां सर्वे का काम लगातार जारी है। सर्वे के लिए विभाग की तरफ से कई टीमें बनाई गई और हर एक टीम में 3 स्वास्थ्यकर्मी, 1 डॉक्टर और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया। ये टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर कोरोना संदिग्धों की पहचान कर रही हैं। इसके अलावा रांची में उन इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है जहां कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। यूएई के शारजाह में रिहायशी इलाके में मौजूद एक 56 मंजिल की ऊंची इमारत में रात के वक्त भयानक आग लग गई। आग लगते ही इमारत को खाली करवा दिया गया और दमकल के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। इस बीच एहतियात के तौर पर कुछ एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। इमारत में लगी आग को देखकर आसपास के लोग भी जुट गए। हालांकि इस घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया। कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले पटना और इसके आसपास के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन दानापुर जंक्शन पहुंची। दानापुर बिहार की राजधानी पटना के पास का इलाका है। छात्रों को सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए दानापुर स्टेशन पर बने कैंप ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। और यहां से बाहर आने वाले छात्रों को घर पहुंचाने के लिए स्टेशन के बाहर बसें तैयार नजर आईं। पटना के अलग अलग थानों के हिसाब से बसों का इंतजाम किया गया और छात्रों से कहा गया कि वो अपने घर के पास के थाने वाली बस में बैठें। यह बस जिसमें बच्चे सवार हो रहे हैं या थाने तक पहुंचेगी और वहां से जो भी गार्जियन होंगे वो लेकर अपने छात्रों को घर जाएंगे। प्रशासन की तरफ से भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के इंतजाम दिखे, लेकिन बसों के आसपास इसका पालन होता नजर नहीं आया। यही नहीं, बसों के अंदर जगह होने के बावजूद कई छात्र एक साथ बैठे दिखे। जाहिर है छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह तो नहीं की, लेकिन कोटा से घर पहुंचने की राहत उनके चेहरे पर जरूर नजर आई। एक रूम में पैक हो गए थे, 1 महीना से पैक थे सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेस में भी खाना बढ़िया नहीं मिल रहा था वहाँ।